के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है किरण राजेंद्र भोटे। ये हैं भोर, महाराष्ट्र से। डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1993, 19:15। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। लग्न में ही लग्न के अधिपति वक्री होकर के बैठे हैं 3 डिग्री 44 कला के साथ। अब जरा विचार करो कि इसका कुछ परिणाम तो यहां शिफ्ट करेगा, यानी कि व्यक्ति के कुंडली में ये 12वें भाव में जा रहे हैं। और दूसरी बात है, इनका सवाल ये है कि मैं ऋण में दबा हुआ हूं तो कब तक मुक्त हो पाऊंगा। अब जरा ध्यान से समझिए, ऋण में व्यक्ति जाता कैसे है, पहले इस बात को समझते हैं। तो ऋण में जाने के योग जो बनते हैं कुंडली में, वो धन भाव अगर कमजोर हो या जन्म कुंडली में मंगल तीसरे, छठे और 12वें भाव में या छठे, 8वें, 12वें भाव के अधिपति के साथ अगर संबंध बनाते हो या मंगल की स्थिति खराब हो कुंडली में, तो वो व्यक्ति को ऋण में डालता है। ऐसी स्थिति बनती है। ये पता नहीं आवाज कर, पता नहीं, चलिए इधर आइए। यहाँ पे देखिए, ये जो है वो यहाँ मैं बता रहा था, तो धन भाव के अधिपति देखिए जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। ये एक कमजोरी भी है। और वो गौर करिए तो धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। ध्यान से समझना। तो लाभ के भी अधिपति वही होते हैं गुरु, वो भी अष्टम में ही बैठे हैं। मैंने क्या बात करी थी कल ही के कार्यक्रम में कि लाभ के अधिपति अगर अष्टम में बैठे हैं और अगर धन के अधिपति भी अष्टम में बैठे हो तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति रहते हुए भी कई बार लाभ नहीं मिले या मिलता भी रहे, पर वो एक सामान्य लाभ मिलता है। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है या उसको दरिद्री का दोष लग जाता है, या फिर कई बार व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े या व्यक्ति ऋण में दबा रहे। दूसरी बात है, अगर जन्म कुंडली में लग्न में ही शनि बैठे हों तो ये व्यक्ति के काम को थोड़े थोड़े विलंब में भी डालेंगे, क्योंकि वो 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं। तो इसका इन्हें दोष भी लगेगा 12वें भाव के अधिपति होने के का। अब लग्न पे आप ये ढूंढो कि कितने शुभ ग्रहों का असर है, तो इस कुंडली में लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है, क्योंकि गुरु भी नीचे हैं, अष्टम भाव में अपने आप को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा और केतु का ग्रहण, जहां पे चंद्रमा उच्च का तो है लेकिन यहाँ पे ग्रहण का प्रभाव, यहाँ राहु जो है वो परेशान कर रहा है। तो कर्म क्षेत्र में परेशानी, लाभ कमजोर, और उसके बाद यहाँ पे शुक्र अकेले बैठ रहे हैं, तो संतान और ससुराल पक्ष या पत्नी के पक्ष से कोई विशेष लाभ नहीं। ये 3 चीजें, 4 चीजें, तो यानी कि धन भाव कमजोर हुआ, उसके बाद लाभ भाव कमजोर हुआ। मंगल इस कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। और जरा गौर करें तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ही बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में। अब व्यक्ति की कुंडली में अगर हम ऋण से मुक्ति के उपाय ढूंढते हैं तो नौमांस में आइए। तो नौमांस कुंडली में देखते हैं तो बुध स्वग्रही हो रहा है और यहाँ का वो अष्टम भाव का अधिपति है, जो जा रहा है जन्म कुंडली में विपरीत स्थिति बना रहा है सूर्य के साथ, जो सप्तम भाव के अधिपति हैं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में डेली बेसिस का इनकम भी कहीं ना कहीं कमजोर है, तो निस्संदेह अब भगवान की शरणागति ही बनती है, क्योंकि मंगल का संबंध पहले ही अष्टम भाव से बन गया है। ये कष्ट देता है। 12वें भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं, उस अवस्था के आधार पर उनकी डिग्री 3 डिग्री 44 कला, और इस आधार पर ये बहुत अच्छे नहीं होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति मंगल पहले ही व्यक्ति को कमजोर कर रहा है मंगल, तो ये बाल अवस्था का ग्रह अपने प्रभावों को कमजोर करेगा। और व्यक्ति की कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो दशा राहु की चल रही है। तो राहु की दशा में अब एक बात और है, चित्रा नक्षत्र हो जाए और कुछ ऐसे नक्षत्र जो मंगल के नक्षत्र में, जैसे मंगल और राहु के नक्षत्र में हम कभी कभी धन देते हैं तो बड़ा अटपटा हो जाता है। या कई बार कुछ ऐसी दशाएं जैसे शनि मंगल राहु केतु अगर पापक ग्रह हों और कुछ अच्छी स्थिति न बने, या फिर जिस व्यक्ति को आपने ऋण दिया है या ले करके रखा है, तो इस वजह से ये बात बनती है। व्यक्ति दूसरों के कारण कई बार ऋण में दबा हुआ सा महसूस करता है। गुरु की नीच दृष्टि है, गुरु की नीच दृष्टि है, इस वजह से वो विशेष लाभ देंगे नहीं। यहां पे सूर्य और बुध बैठे हैं, बुध अष्टम भाव का अधिपति है। देर से परिणाम दे। क्यों देर से परिणाम दे या फिर जीवन भर व्यक्ति को घसीटना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे बुध 12वें के अधिपति है, तो हमें एक शुभ संकेत मिल रहा है कि शायद व्यक्ति को कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिल जाए, वो भी गुरु में बुध आए तब, क्योंकि अभी राहु के बाद गुरु आने बाकी हैं। ये बुध आपकी कुंडली में 2027 में आएंगे, यानी कि अभी लंबा चलेगा ये, 6 साल तक व्यक्ति कर्ज में रहे। और एक बात और है, आपकी कुंडली में ऋण भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जाकर के उच्च के हो रहे हैं। ऋण से सुख है, आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि चंद्रमा ग्रहण में है, मानसिक अशांति का दौर चलता रहेगा। इस वजह से शिव जी को आराधित करिए, गणेश जी के ऋण मुक्ति मंत्र का पाठ करना चाहिए, ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके उपाय मैं आपको भेजूंगा और बिल्कुल मुझे विश्वास है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो निस्संदेह ये कुंडली काम कर जाएगी।
और दूसरी बात है, आपकी कुंडली में लाभ का अधिपति ही अष्टम में बैठा है, दशम का अधिपति ही अष्टम में बैठा है। ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली को कमजोर करने के लिए काफी बन रही हैं। चंद्रमा जो जन्म कुंडली में ग्रहण में बैठे हैं, 15 डिग्री के केतु और 18 डिग्री के चंद्रमा है, और ये स्थिति जो होती है वो व्यक्ति को परेशान करने के लिए बहुत काफी है। क्योंकि गौर करिए, यहाँ पे टाइट कंजंक्शन का ग्रहण लगा है, इस वजह से। और जन्म कुंडली में चंद्रमा कैसा, आपकी कुंडली में ऋण में कौन डाल रहा है आपको पता है? मैं बताता हूं। इस कुंडली में ऋण में ले जाने का मुख्यतया जो कारक ग्रह है वो मंगल नहीं, चंद्रमा बन रहे हैं। मंगल तो खाली अपना काम कर रहा है, पर वस्तुतः उसको उकसा चंद्रमा रहे हैं। गलती और गलत निर्णय चंद्रमा ने दिलवाए हैं। व्यक्ति कई बार अपने ही गलत निर्णयों के कारण अपने ही प्रभावों को कमजोर किया है। क्यों? क्योंकि मंगल और बुध को देखिए, बुध आपकी कुंडली में रोग भाव में बैठा है। सूर्य और बुध, व्यक्ति पूजा करे, पाठ करे, ब्राह्मणों का आदर करे, सम्मान करे, प्रतिष्ठा और दुश्मनों से लड़ता झगड़ता रहे तो भी जीतता रहे, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव 12वें भाव पे है। कभी भी व्यक्ति हारे नहीं। यहां का अधिपति चंद्रमा उच्च का है, इस वजह से यह भाव बली है। ऋण भाव का अधिपति मजबूत है, व्यवस्थित है, लेकिन ग्रहण में है और वो पापक बन रहा है, और उस पे चंद्रमा पे के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो लाभेश है। तो लाभ के अधिपति ने जन्म कुंडली के ऋण के अधिपति को देखा है, तो ऋण और लाभ का संबंध बने तो व्यक्ति को दूरी बन जाती है। व्यक्ति को कई बार वो मन और मन में जो एक आनंद की अनुभूति होती है वो मिलता नहीं है। तो इस वजह से हमें मनाना होगा शिव जी को, क्योंकि ये बात मैंने जो देखी है आपकी कुंडली, इस बात में यहां पे बात अटक रही है कि ये भाव खराब है। मानसिक शांति तो है ही नहीं, व्यक्ति तो बिल्कुल विकल है, और उस पे गुरु देख भी रहे हैं तो नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ का लाभ है नहीं। गुरु यहाँ देख रहे हैं तो अपनी राशि को देख रहे हैं, यहाँ पे चलो एक ठीक है कि पैतृक संपत्ति है पर वो दिखा दिखा सा है। और उसके बाद नवी दृष्टि यहाँ, तो शुक्र की राशि है, यहाँ लगा है ग्रहण, और सूर्य सप्तम भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के पीछे जा रहे हैं। अर्थ चलता रहे, धन मिलता रहे, पर वो काफी नहीं है, क्योंकि अष्टम इसके साथ बैठा है। ससुराल धनवान होगा, क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में धन, ससुराल का धन, यहाँ पे गुरु और मंगल बैठे हैं ना, दो अच्छे ग्रह बैठे हैं। लेकिन वो चूंकि अच्छे भाव के अधिपति, पापी भाव के, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए गुरु पापी भाव के अधिपति होते हैं, धन भाव के अधिपति होते हैं। द्वितीय अष्टम में बैठा है, ये कमजोर करेगा, ये मारक हो जाएगा। क्योंकि लाभ का अधिपति अष्टम में बैठा तो लाभ को कमजोर करा, कम पैसों पे खटाए, नौकरी के लिए बिल बिलवा दे, परेशान करा दे, धन को कमजोर कर दे, दरिद्री का दोष लगा दे, लाभ को कमजोर कर दे। ये सारी स्थितियां बनती हैं। तो ससुराल धनवान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गुरु और मंगल जैसे दो मित्र बैठे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ आपका कमजोर है। इसमें उस ससुराल का क्या दोष है और उस पत्नी का क्या दोष है? आपकी कुंडली उजागर नहीं कर पा रही है। शिव जी की पूजा और चतुर्थी का व्रत, उपाय मैं बाद में आपको बताऊंगा, यहां बताऊंगा तो कई बार आपको बताऊंगा, लोग करेंगे। तो ये बात है। और दशमांश कुंडली में देखिए, तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति जो बनते हैं वो शनि जा रहे हैं जन्म कुंडली में, कहां? नीचाभिलाषी। मन तो है व्यापार करने का या काम करने का, पर वो सटीक नहीं है। जन्म कुंडली में दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं, ये व्यक्ति के कर्म को लेकर के उसको उसमें आत्मविश्वास भी भरने का काम करते हैं। यहाँ के अधिपति मंगल जाकर के नीच के हो रहे हैं, तो गौर करिए मंगल की स्थिति यहाँ भी कमजोर। यहाँ पे मंगल की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में, पर सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि लाभ भाव का अधिपति है। तो एक बीच में ऐसी स्थिति आएगी, मतलब आप चुका सकते हो, ऐसी स्थिति बन रही है, पर हाँ उसमें आपको आराधना की आवश्यकता होगी ही होगी। और इस कुंडली में अधिकतम संख्या में योग ऐसे बने हैं जो व्यक्ति को ऋण में डालते हैं। निकालने के योग कम, डालने के योग ज्यादा, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में, सूर्य भी छठे में, बुध भी कमजोर, और गुरु और मंगल के पास बल कमजोर है। लाभ देंगे कौन? तो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं गुरु। वो कौन बनते हैं? जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति के साथ। तो लाभ और दशम ये दोनों कमजोर हुआ, इस वजह से आपको ये उबारने में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। आपकी राशि जन्म कुंडली में जो बनती है उसके आधार पर आपकी राशि बनती है वृषभ राशि, और वृषभ राशि स्थिर राशि होती है। राशि का अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में एकदम बिल्कुल आगे बैठा है, और ये एक अच्छी बात होने के साथ साथ एक बुरी बात भी होती है। ये पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, ऋण भाव यहाँ पे इसको बल दे रहे हैं, यानी कि व्यक्ति साहस रख रहा है कि नहीं मुझे चुकाना है, और वो कर भी देगा, उसके पास है, क्योंकि इस भाव का असर कम से कम यहाँ है। तो एक स्थिति में आने पे बुध और सूर्य की दशाएं आपको लाभ दे सकती हैं। सूर्य को मनाइए, और गणेश जी की पूजा और शिव जी की पूजा, ये तीन, क्योंकि सूर्य लक्ष्मी के कारक, बुध आपके प्रभावों को, सूर्य जहां आपके प्रभावों को विकसित करेंगे, लक्ष्मी से संपन्न बनाएंगे, वहीं बुध आपके आर्थिक मदद की सहायता, आर्थिक मदद देने वाले ग्रह बन जाएंगे।
और कम से कम शिव की पूजा करने से मन अशांत ना हो, और कम से कम शिव तो प्रत्येक प्रकार की समस्याओं को निदान में ला ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कुंडली में इनकी आराधना करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में दशम भाव कमजोर नहीं है, दशम भाव में राहु बैठे हैं नीच के, और वो अवस्था में आपकी कुंडली के हिसाब से अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति शनि स्वग्रही है। लग्न कमजोर नहीं है क्योंकि लग्न का अधिपति वहीं बैठा है, लेकिन वक्री है, इस वजह से उसका प्रभाव जो है वो अशौच से युक्त हो रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह चाहते हुए भी कई बार परिणाम नहीं दे पाते हैं। उसको शुभता कहीं से मिल नहीं रही है, उसके ऊपर से चंद्रमा केंद्र में है उसके, तो चंद्रमा जो है वो इनकम को रेगुलेट करता है और वही ग्रहण में है। इस वजह से धन आए पर निकल जाए, टिके नहीं, नुकसान हो, क्योंकि व्यय भाव का अधिपति भी तो शनि ही बनता है, तो उसको 12वें होने का दोष भी तो लगेगा, और उसके पास किसी शुभ ग्रह का कोई बल भी तो नहीं है। इस वजह से ये बात बन रही है। किसी भी भाव से सुख भाव में ग्रहण लगा तो इस भाव को प्रभावित करेगा। इस भाव के चौथे कौन बैठा? शुक्र बैठा, जो कौन है इस कुंडली का सर्वाधिक कारक, भाग्येश जाकर के पंचम में बैठा है, भाग्य का बल है, पितरों का आशीर्वाद भी है, आपके पास आपका धर्म है, तो धर्म को लेकर के चलोगे तो कभी भी धनहीन नहीं होगे, ये बात बनती है। और लग्न पे जरा देखिए तो किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लग्न बिल्कुल अकेला स्वच्छंद है, तो शनि अकेले हो रहे हैं, उनके पास किसी ग्रह की सुविधा नहीं है, इस वजह से वो थोड़े कमजोर भी हो रहे हैं। दशमांश कुंडली में आप जरा देखो तो दशम स्थान के अधिपति मंगल जाकर के ऋण में जा रहे हैं, छठे भाव में जा रहे हैं, ये कार्य क्षेत्र को विलंब से फ्लरिश करना, आगे बढ़ाना, देर से पटरी पे लाना, ये सब चीजें दिखाते हैं। इस वजह से आपको मतलब बजरंगबली की भी पूजा कभी कभी कर लेनी चाहिए, उनकी भी आराधना कर लेनी चाहिए। पूजा क्या करना है वो मैं बताऊंगा, मंत्र कौन सा जपना है वो मैं बताऊंगा, निकलना कैसे है वो मैं बताऊंगा, आप उसकी चिंता छोड़ दो, पर गारंटी देता हूं काम हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।